तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकुम्स ड्रग्स आईपीओ के बारे में। तो फिर चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है, ताकि आपको अपने लिस्टिंग गेन का अनुमान लग सके। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी जनरली काम क्या करती है एंड इस कंपनी का मुख्य रेवेन्यू सोर्स क्या है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी की जैसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है एंड उनलिस्टेड कंपनी के मुकाबले में ये कंपनी कहाँ है, यानी उनलिस्टेड पीर से हम इसका कंपेयर करने वाले हैं। चौथे नंबर पे बात करेंगे हम इसके फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर फंडामेंटली वीक कंपनी है। एंड दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। बट दोस्तों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके लास्ट वाला पार्ट होने वाला है, जहां पे हम लोग इस आईपीओ के बारे में जानेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो फिर वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए उसका आपको एक बेटर व्यू मिल जाएगा। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड 20 से 25% के आसपास चल रहा है। तो अगर हम लोग 25% के हिसाब से भी देखें तो पर शेयर पे हमें 170 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 22 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमें 3500 से लेकर 3700 के आसपास तक अभी तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसका जीएमपी ऐसे ही 20 से 25% के आसपास बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट जैसे कि दोस्तों मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी देख के बिल्कुल नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जीएमपी एक अनुमानित प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशन के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, ताकि आपको उस आईपीओ के साथ क्या करना है उसके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो फिर चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते इस कंपनी के बारे में एंड इस कंपनी के काम के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी मार्केट में इसको आए हुए लगभग 20 साल के आसपास हो चुका है। मतलब इस कंपनी को अपने फील्ड में 20 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है, जो कि काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना सर्विस इंडिया एंड इंडिया के बाहर भी देती है। मतलब दोस्तों अगर हम इन टेक्निकल भाषा से निकल के सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी दूसरे कंपनी से दवाई बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है एंड इस कंपनी के पास काफी अच्छा खासा क्लाइंट लिस्ट भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं एलेम्बिक फार्मा, एल्केम फार्मा, ब्लू क्रॉस, सिप्ला, डाबर, डॉक्टर रेड्डी, इफ्का लैब एंड इवन मैनकाइंड एंड सन फार्मा को भी ये दवाई बना के सप्लाई करती है। मतलब दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सब जितना भी ब्रांडेड कंपनी है ये अकुम्स ड्रग्स को अपना ऑर्डर देती है और अकुम्स ड्रग्स इनको इनके नीड के हिसाब से मेडिसिन सप्लाई करता है और उसके बाद ये कंपनियां अपना मोहर लगा के उस दवाई को मार्केट में बेचती है। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो भी दवाई पे मैनकाइंड फार्मा या सन फार्मा या इफ्का लैब का मोहर लगा हुआ है वो सभी दवाई इन्हीं कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है। नहीं, ये कंपनी थर्ड पार्टी जैसे कि अकुम्स ड्रग्स को ऑर्डर देती है अपना, और अकुम्स ड्रग्स इनके नीड के हिसाब से मेडिसिन बनाता है और उसके बाद ये कंपनियां अपना मोहर लगा के उसे मार्केट में बेचती है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाला काम केवल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ही नहीं होता है, बल्कि आजकल सभी सेक्टर में ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सारे काम खुद से देखती है। मतलब अगर कोई नया दवा बनाना है तो ये कंपनी उस पर भी रिसर्च करती है, उन दवा को बड़े पैमाने पे बनाती है, फिर उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजती है और सबसे लास्ट में अपने प्रोडक्ट को अलग अलग डेस्टिनेशन पे एक्सपोर्ट करती है। मतलब दोस्तों ये कंपनी R&D से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक काफी एक्सपर्ट है। सो दोस्तों आई होप कि आपको सिंपल लैंग्वेज में इस कंपनी का काम पसंद आया होगा एंड अगर दोस्तों आपको इस कंपनी का काम पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है एंड काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी है। तो उनमें से हम लोग यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कंपनी के साथ ही इस कंपनी का कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो इसी की जैसी सेम काम करती है। तो उनमें से कुछ कंपनियां हैं जैसे डेविस लेबोरेटरी,
इरिस लाइफ साइंस, टोरेंट फार्मा, सुवेन फार्मास्यूटिकल एंड एल्केम लेबोरेटरीज। एंड दोस्तों अगर हम इन सभी कंपनियों का पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में ये सभी कंपनी ने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दी है। सो इससे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जितने भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी हैं वो लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है। पर वहीं बात करते हैं कि अपने पीर के मुकाबले ये कंपनी कहाँ है एंड इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा रखा गया है। मतलब यहाँ पे हम इस कंपनी को इसके पीर के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम अकुम्स का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर तो माइनस में है, जबकि इसके सभी पीर का अर्निंग पर शेयर इससे कहीं ज़्यादा है। सो अगर इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में है तो इसका हमें पी निकालने का तो कोई फ़ायदा बनता नहीं है, क्योंकि पी वाइज तो ये काफ़ी महंगी हो जाएगी। बट अगर इसका हम पीबी रेशियो भी देखें तो पीबी रेशियो के हिसाब से भी ये अपने कंपटीटर से कहीं ज़्यादा है। मतलब दोस्तों वैल्यूएशन वाइज तो ये कंपनी हमें काफ़ी महंगी नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिन कंपनी का मार्केट कैप इस कंपनी से कहीं ज़्यादा है वहीं उनका पीबी रेशियो इस कंपनी से कहीं नीचा है। मतलब ये कंपनी अपने पीर एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है, क्योंकि अगर इसके इंडस्ट्री का भी पीबी रेशियो देखें तो वो भी लगभग 4 के आसपास आता है, जबकि इसका पीबी रेशियो लगभग 14 के आसपास है। मतलब दोस्तों ये कंपनी तो हमें काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट अगर कंपनी महंगी वैल्यूएशन पे मिले एंड उसका फंडामेंटल सही हो तब तो डिजर्व करती है। बट अगर फंडामेंटल सही नहीं है एंड ये हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है तब ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। तो फिर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों 2022 से तो कंपनी के एसेट भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है एंड एसेट के साथ साथ कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। बट वहीं बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों 2022 में ये कंपनी 250 करोड़ के लॉस में थी। बट 2023 में कंपनी ने अपना लॉस अच्छा खासा रिकवर किया एंड सीधा 250 करोड़ के लॉस से लगभग 98 करोड़ के प्रॉफिट में आई। मतलब 2022 से 2023 का तो साल इसके लिए ठीक रहा, बट अगेन FY24 में कंपनी केवल 79 लाख का ही प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। मतलब दोस्तों इसके फंडामेंटल में हमें कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है। सो ये काफ़ी नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर इसका सरप्लस की बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा सरप्लस भी मेंटेन करते हुए नजर आ रही है। जबकि अगर सरप्लस की तुलना में कंपनी का टोटल बोरोइंग देखा जाए तो FY24 तक कंपनी के पास 491 करोड़ का बोरोइंग था। यानी स्टिल अभी तक तो फिलहाल कंपनी का बोरोइंग जो है वो इसके कंट्रोल में है। सो ये एक अच्छी बात है कि इस कंपनी पे उतना ज़्यादा अभी बोरोइंग नहीं है। वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 0.11% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3% का है, जबकि इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.69 का है। मतलब दोस्तों कंपनी का जैसा फंडामेंटल है एंड इस फंडामेंटल पे ये कंपनी जैसा वैल्यूएशन मांग रही है, ये कंपनी उस वैल्यूएशन को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि हर पेरीमीटर पे इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही खराब है। क्योंकि अगर इस कंपनी का अगर प्रॉफिट मार्जिन का भी बात करें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन भी 0.02 का है, जबकि इस इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास है। तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बाकी इसके फंडामेंटल को लेकर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं बात कर लेते हैं अब हम इसके IPO डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ये IPO 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 646 से लेकर 679 के आसपास रखा गया है। वहीं इसका टोटल इशू साइज 1856 करोड़ का है, जिसमें से 680 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू एंड 1176 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब दोस्तों इस IPO के जरिए ये कंपनी 1856 करोड़ के आसपास फंड रेज करेगी, जिसमें से 680 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होगा। यानी ये जो 680 करोड़ है वो कंपनी के पास जाने वाला है और इन 680 करोड़ से कंपनी अपना कुछ लोन चुकाएगी और कुछ पैसा कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करेगी। बट वहीं इस IPO का मैक्सिमम पैसा जो कि 1176 करोड़ है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे कि कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 22 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,938 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बट अगर इसके हम कोटा के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें रिटेल को केवल 10% का ही कोटा रखा गया है, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल उतना सही नहीं है, इसीलिए इसमें रिटेल का कोटा 10% का ही रखा गया है। बट अगेन IPO का साइज बहुत बड़ा है, उस हिसाब से 185 करोड़ के आसपास रिटेल का कोटा रखा गया है। एंड वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 2 अगस्त को लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे एंड लिस्टिंग हमें 6 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई इस IPO के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हमें इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए
या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए इसके जीएमपी के कंडीशंस को देखते हुए हमें अप्लाई करना है। यानी अगर दूसरे दिन तक इसका जीएमपी 25% के आसपास बना रहता है तो इस आईपीओ में आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बट अगर इसका जीएमपी दूसरे और तीसरे दिन 15% से कम रहता है तो इस आईपीओ को हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। बट दूसरे दिन का इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन का जैसा भी स्टेटस होगा मैं आपको अपने फाइनल डिसीजन वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। सो फाइनल डिसीजन के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर वहीं बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी तक इस कंपनी का जैसा फंडामेंटल है उसके हिसाब से तो इसमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कंपनी फंडामेंटल वाइज भी सही है एंड वैल्यूएशन वाइज भी सही है। सो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है जिससे कि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने को मजबूर है। बट दोस्तों अभी तो ये शॉर्ट टर्म का सिचुएशन है, पर ऐसा नहीं है कि जिस फंडामेंटल पे कंपनी अभी बैठी हुई है ओवर द ईयर्स कंपनी का फंडामेंटल सेम रहने वाला है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आगे चल के इसके फंडामेंटल में हमें सुधार देखने को मिले एंड ये कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करने लगे। बट ये तो फ्यूचर की बात है। तो उस कंडीशन में अगर ज़्यादा कोई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर्स है तो वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें जा सकते हैं। बट अगेन लॉन्ग टर्म के साथ जाने का मेरा इस आईपीओ में कोई व्यू नहीं है। आपको कोई भी डिसीजन अपना रिस्क एंड एनालिसिस लगा के ही लेना है। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।